हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। एंड आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी एक नई पोएम दैट इज़ फॉग उसके ऊपर है। क्लास 10th की जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है फॉग, उसकी सबसे छोटी और बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी पोएम है जो आपको कुछ ना कुछ मेटाफर के बारे में बताएगी कि कैसे हम दो अनरिलेटेड चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। तो इसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले तो MIQs आज हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक वो प्लेटफॉर्म है जो किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक आपको सभी सब्जेक्ट्स के सारे ही वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुंचा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मुफ्त 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 सभी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विथ क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुंच ही रहा है। आपको कुछ नहीं करना, बस आइए एंड लर्न फ्रॉम आवर वीडियोस। ओके, एंड इसी के साथ लेट्स बिगिन विथ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस पोएम में से जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप जो भी है, वो सब कुछ आज हम इसमें देखने वाले हैं। ऑल्दो इस पोएम में सिर्फ एक ही स्टैंजा है, यानी कि सिर्फ 4 से 5 लाइनें ही हैं, तो हम वो पूरे को ही एज एन एक्सट्रैक्ट हम पढ़ेंगे क्योंकि और कोई एक्सट्रैक्ट्स पोएम में है ही नहीं। सो लेट्स रीड आवर फर्स्ट एंड द ओनली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी on silent haunches and then moves on। बस इतनी ही पोएम है आपकी। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। haunches का मतलब क्या होता है? सिटिंग व्हेन नीज बेंट, जब आप अपने नीज, अपने घुटने मोड़कर बैठते हो, उसे हम haunches कहते हैं। यूजुअली अगर कैट को अगर आपने देखा हो तो कैट अपने पीछे के जो लेग्स होते हैं, हिंड लेग्स होते हैं, उसको मोड़ के अपने haunches पे इस तरीके से बैठती है, तो उसे हम haunch कहते हैं। हार्बर क्या होता है? हार्बर यानी कि सी या पानी के पास का किनारे का एरिया जहाँ पर बड़ी बड़ी जो शिप्स होते हैं, जो जहाज़ होते हैं, वो लोड होती हैं एंड अनलोड होती हैं, यानी सामान उनमें लोड किया जाता है और जो लोड किया हुआ सामान बाहर से आता है उसको अनलोड किया जाता है। तो हार्बर इज़ दैट प्लेस। अब ये जो चैप्टर है, ये जो पोएम है, इसमें फॉग का मतलब हम सबको पता है क्या होता है? कोहरा, जिसको हम धुंध कहते हैं, जो यूजुअली ठंड के समय हमें दिखती है। तो फॉग यानी जो कोहरा होता है, इसको कंपेयर करा गया है एक कैट से। यस, कैट से। अब सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि फॉग जो कम्प्लीटली एक डिफरेंट चीज़ है जिसको हम धुंध कहते हैं, और कैट जो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है जिसका कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है फॉग से, एक एनिमल है, वो तो पेट एनिमल है कैट, उसका कंपैरिजन यहाँ पर हुआ है आपस में, यानी फॉग को कंपेयर किया गया है कैट से। ओके, तो बताया जा रहा है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, कि जो फॉग है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब फॉग छा जाता है, फैल जाता है पूरा आसमान में, कोहरा जैसे छा जाता है, तो दैट कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट। जैसे कैट होती है अपने लिटिल फीट यानी छोटे छोटे पैरों से चुपचाप घर में आती है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती, क्योंकि कैट बहुत साइलेंटली आती है घर में। देखा ना, कभी भी बिल्ली घुस जाती है घर में, यस, वो चुपचाप आती है, किसी को पता नहीं चलता क्योंकि कैट घर में आ गई है। हम घर में घुसते हैं, ओके अरे ये तो कैट बैठी है, अरे बिल्ली आ गई घर में, क्योंकि उसके आने का हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो लिटिल अपने छोटे छोटे पैरों से धीरे धीरे साइलेंटली आती है और उसके आने का किसी को पता नहीं चलता। एग्जैक्टली उसी तरह जो फॉग, जो कोहरा होता है, वो भी रात के समय ऐसे ही आता है, या दिन के समय भी फॉग होता ही, ऑब्वियसली ठंड के टाइम धीरे से साइलेंटली आ जाता है वो और पूरे आसमान में फैल जाता है। किसी को पता नहीं चलता फॉग आ गया, अनटिल एंड अनलेस आप आसमान में देखते हो अरे आज तो बहुत कोहरा है, पता ही नहीं चला कोहरा हो गया आज। यस, तो जिस तरीके से कि कैट साइलेंटली घर में आती है, किसी को पता नहीं चलता, उसी तरीके से फॉग भी पूरे आसमान में फैल जाता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। अब जिस तरीके से चुपचाप साइलेंट कैट घर में आ जाती है, वो क्या करती है? वो चुपचाप इधर उधर सबको इस तरीके से देखती है। कैट कभी भी अगर आप चुपचाप बैठी होगी तो वो ऐसे सो नहीं रही होती, यूजुअली क्या करता है वो करती है, इधर उधर देखती है, पूरे घर में देखती है, कहीं छुप के बैठ जाएगी, पूरी जगह आपको घर में हर चीज़ को वो देखेगी, ध्यान से देखेगी। तो उसी तरीके से जब फॉग पूरे आसमान में छा जाता है, तो यूजुअली किस जगह के फॉग की बात करी गई है? जो पूरी सिटी और हार्बर के ऊपर छा जाता है, यानी पूरे शहर के ऊपर जब पूरा धुंध छा जाता है, या हार्बर यानी वो ब्यूटीफुल सी जगह सी के जस्ट ऊपर जहाँ पे शिप्स लोड एंड अनलोड होते हैं, उसके ऊपर पूरा फॉग छा जाता है। तो जैसे कैट इधर उधर हर जगह पूरे घर में नज़र घुमा लेती है, देखती है, उसी तरह से फॉग पूरे शहर के ऊपर अच्छी तरीके से, हार्बर के ऊपर हर जगह पर फैल जाता है। यस, जैसे कैट की नज़रें पूरे घर में पड़ जाती हैं, वैसे फॉग पूरी जगह शहर के ऊपर फैल जाता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। अब कैट जो होती है वो
साइलेंटली यानी चुपचाप अपने हॉन्चेस पे अपने नीज को बेंड करके, पीछे वाले जो पैर होते हैं हिंड लेग्स उनको बेंड करके आराम से चुपचाप बैठ जाती है और पूरे घर में देखती है। तो जिस तरीके से कैट चुपचाप बेंड होके आराम से पूरे घर में हर जगह सबको देख रही है, सब चीज़ें नोटिस कर रही है, उसी तरीके से जो फॉग होता है, जो धुंध, जो कोहरा होता है, वो चुपचाप साइलेंटली पूरे आसमान में फैल जाता है और ऊपर से पूरे शहर को, पूरे हार्बर को मानो जैसे देख रहा है साइलेंटली, एंड देन मूव्स ऑन। अब कैट भी जब आती है, अगर उसको कोई देखता नहीं है, इधर उधर देख के अपना जब वो बोर हो जाती है तो अपना चुपचाप साइलेंटली चली जाती है, किसी को परेशान नहीं करती, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती, उसको कोई परेशान नहीं है, चुपचाप अपना वो भी चली जाती है। तो कैट का यहाँ पर चुपचाप निकल जाना यानी मूव ऑन हो जाना को कंपेयर करा गया है कोहरे यानी फॉग के मूव ऑन होने से। यानी आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे अभी पूरा कोहरा, 1 घंटे बाद देखोगे अरे फॉग चला गया, आसमान क्लियर, आसमान साफ, अपने आप फॉग मूव ऑन कर जाता है, किसी को ना दिक्कत देता है, किसी को ना परेशान करता है, ना किसी को कोई तकलीफ देता है। यस, तो कैट का चुपचाप घर में घुसना, साइलेंटली पूरे घर में इधर उधर करके देखना, नोटिस करना, अपने हॉन्चेस पे चुपचाप बैठ जाना साइलेंटली, एंड देन बिना किसी को कोई प्रॉब्लम दिए वहाँ से मूव ऑन कर जाना, इन सब चीज़ों को कंपेयर करा गया है फॉग से, जो अपने आप धीरे से साइलेंटली आ जाता है, पूरे आसमान में शहर के ऊपर छा जाता है, थोड़ी देर अपना रुकता है एंड देन उसके बाद साइलेंटली मूव ऑन कर जाता है, यानी धुंध खत्म हो जाती है, आसमान साफ, आसमान क्लियर। बस इतनी सी ये है आपकी पोम। तो इस पोम में जो कार्ल सैनबर्ग हैं, वो आपको, जो पोएट हैं, वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कि लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आसमान में पूरा क्या छा जाता है हमारी लाइफ में, धुंध, कोहरा, यानी प्रॉब्लम्स, घने बादल, प्रॉब्लम्स के मानो जैसे कोहरा छा जाता है लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी तकलीफ़ें आ जाती हैं। उस मोमेंट पे आपको अपना करेज, अपना होप नहीं लूज़ करना है। क्यों? क्योंकि जैसे धुंध यानी कोहरा चुपचाप आया, फैल गया पूरे आसमान में और धीरे से चले गया, वैसे ही तकलीफ़ें भी लाइफ टाइम हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगी। तकलीफ़ें आएंगी तो सही, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन कुछ टाइम रुक के आपको रुकेंगी और फिर अपने आप चली जाएंगी। आपको बस उस टाइम पीरियड में, उस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग खड़े रहना है, अपने होप्स को नहीं खोना है, अपने करेज, अपनी हिम्मत को नहीं खोना है, बस इतना ही करना है आपको। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर एक्सट्रैक्ट। नाउ लेट्स चेक फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर extract. Question 1. Choose the option with qualities of the cat that Carl Sandburg applies to the fog. तो आपके सामने 5 सेंटेंसेस हैं, आपको उन 5 सेंटेंसेस में वो वाले सेंटेंसेस चूज करने हैं जो कैट की क्वालिटीज़ बता रहा है, जो कार्ल सैनबर्ग हमारे पोएट ने कंपेयर करी गई हैं फॉग से, यानी जो पोएम में अप्लाई किया गया है कंपैरिजन, आपको वो बताना है। ओके, let's read first sentence. Cats are independent animals. They don't follow rules. They slip and slide in and out of our lives as they please. तो जो cats होती है वो independent animals है, यानी वो animals हैं जो किसी पर dependent नहीं है, निर्भर नहीं है, अपना काम सब खुद करती हैं वो लोग, और वो कोई रूल्स फॉलो नहीं करती, उनको जैसा करना है, जो करना है, खुद अपने हिसाब से करती हैं। They slip and slide यानी चुपचाप आती हैं हमारे घर में, स्लाइड यानी निकल के चली जाती हैं, इन एंड आउट ऑफ आवर लाइव्स एज दे प्लीज। जब उनको अच्छा लगता है तब वो आती हैं और जब नहीं अच्छा लगता तो वहाँ से चली जाती हैं। तो यस, ये सेम चीज़ अप्लाई हुई है पोम में भी, क्योंकि इसी को फॉग से कंपेयर किया गया कि जो फॉग है चुपचाप साइलेंटली स्लिप इन करके यानी पूरा आसमान में फैल जाते हैं, स्लाइड होके साइलेंटली मूव ऑन करके चले जाता है। फॉग भी कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, अपनी मर्जी का खुद मालिक है, ये नेचुरल फिनोमिनन। तो कैट्स को यहाँ पर क्लियरली फॉग से कंपेयर किया है। तो यस, फर्स्ट सेंटेंस जो है वो आपके पोम में अप्लाई हुआ है। सेकेंड देखते हैं, कैट्स आर डिस्ट्रस्टफुल एंड कैन बी जेलस एंड मूडी। जो कैट्स हैं वो डिस्ट्रस्टफुल है, यानी उनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते कि कब आपके ऊपर झपट्टा मार के काट ले। वो बहुत जेलस हैं, यानी बहुत जलती हैं इंसानों से, एंड मूडी हैं, यानी कभी भी गुस्से में आ जाए, कभी भी आपके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करे। अब ये चीज़ रियल लाइफ में हो सकता है, ऑब्वियसली सही हो या गलत हो हमें नहीं पता, लेकिन इस सेंटेंस का हमारी पोम से कोई लेना देना नहीं है, ना कि इस चीज़ को फॉग से भी कुछ कंपेयर किया गया है। तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है हमारी पोम में। नेक्स्ट,
Cats move in slow motion at times and they appear to be moving in a mysterious fashion. जो कैट्स होती है ना, ऐसा लगता है स्लो मोशन, यानी बहुत स्लोली धीरे से मूव करके कभी कभी हमारे घर में आ जाती है. एंड दे अपीयर टू बी मूविंग इन अ मिस्टीरियस मोशन. और जब घर में वो धीरे धीरे वॉक करती है, कहीं चलती है हमारे घर में, तो ऐसा लगता है बहुत मिस्टीरियस फैशन में चल रही है, यानी कि बहुत रहस्यमय तरीके से हर चीज़ को देख रही है, समझ रही है. कहीं से आवाज़ आई तो एकदम पीछे मुड़ के देखेगी कौन है. तो बहुत रहस्यमय तरीके से पूरे घर में चलती है. तो यस, इस चीज़ को कंपेयर करा गया है क्लियरली फॉग से भी, कि जब फॉग धुंध जैसे आसमान में फैलता जाता है तो पूरे आसमान में मानो जैसे एक मिस्ट्री, एक रहस्य छा जाता है रात भर में, कि पूरी फॉग फैल गई. यस, तो फॉग भी धीरे 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 ऐसे मूव करता है साइलेंटली. अगर आप देखोगे ध्यान से तो वो भी ऐसा लगता है रहस्यमय कुछ बादल निकल रहे हैं, ऐसा लगता है. यस, क्लियरली पॉइंट नंबर 3 भी आपकी पोएम में अप्लाई करता है. नेक्स्ट, Cats often communicate with a combination of distinctive sound and body language. Cats कई बार हमसे, इंसानों से कम्युनिकेट करती हैं, यानी बातचीत करने की कोशिश करती हैं. कैसे? बहुत सारे डिस्टिंक्टिव साउंड्स, यानी अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकाल के या अलग अलग तरीके की आवाज़ों को कंबाइन करके और अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने कुछ साइंस, अपने एक्शंस के थ्रू हमसे बात करने की कोशिश करती हैं. हो सकता है अगर आपके घर में कोई पेट कैट है जिसको आपने इस तरीके से ट्रेन किया हो, वो कर सकती होगी आपसे. इसमें कोई येस या नो की बात नहीं है, लेकिन ये क्लियरली एक नो है, क्योंकि इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी फॉग से कंपैरिजन आपकी पोएम में नहीं बताए गए, तो हम ये पॉइंट को नहीं लेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, कैट्स लाइक टू मूव ऑन एट देयर ओन पेस एंड बिफोर यू नो इट दे हैव डिसअपीयर्ड. कैट्स को मूव करना यानी कि कहीं भी आना जाना अपने पेस, यानी अपनी स्पीड में धीरे धीरे आएंगी. मन करेगा तो रुकेंगी, नहीं करेगा तो नहीं रुकेंगी. आएंगी, कुछ देर देखेंगी, चीज़ों को नोटिस करेंगी और फिर चली जाएंगी. ये सारी चीज़ें कैट्स को अपनी मर्जी से, अपनी स्पेस यानी अपनी स्पीड से करना पसंद है. और जब तक आपको पता चलेगा कि अरे वो कैट आ गई है घर में, बिल्ली आ गई है, तब तक तो दे हैव डिसअपीयर्ड है ना, तब तक वो कब भाग जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा. एग्जैक्टली इसी चीज़ को यस बिल्कुल फॉग से भी कंपेयर किया गया है, कि फॉग अपनी स्पीड से, अपने हिसाब से स्लोली आता है, आसमान में छा जाता है. और जब तक आप थोड़ी देर बाद ऊपर आसमान में देखोगे, अरे कोहरा धुंध कहाँ गई, अपने आप वो तो तब तक फॉग डिसअपीयर हो चुका होता है. यस, कई बार ऐसा होता है. तो यस, ये वाला जो पॉइंट है, कैट को यहाँ पर फॉग से कंपेयर किया गया है पोएम में, और ये पॉइंट आपके पोएम में इंक्लूड भी हुआ है. दैट मीन्स पॉइंट नंबर 1, 3 एंड 5 ये इंक्लूड हुए हैं. तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम. सिर्फ ऑप्शन 1 इंक्लूड हुआ है क्या? नहीं. 2, 3, 4 हुआ है क्या? नहीं. 1, 3 एंड 5 यस, 1, 3, 5 इंक्लूड हुए. ओनली 4 हुआ है क्या? नो. तो क्लियरली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, विच वन या वंस ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू द गिवन लाइन्स. अब आपके सामने 4 पॉइंट्स गिवन है. यस, इन 4 पॉइंट्स को आपको रीड करना है और बताना है कौन सा वाला जो पॉइंट या पॉइंट्स हैं पोएम में अप्लाई करे गए हैं. यस, पॉइंट नंबर 1, personification is a literary device where you give an animal, object or natural phenomenon qualities or abilities that only a human can have. तो पर्सोनिफिकेशन एक तरीके का ऐसा लिटरेरी डिवाइस है या पोएटिक डिवाइस है जिसमें आप किसी एनिमल को, किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज़ को, किसी सामान को, या किसी नेचुरल फिनोमिनन जैसे रेन हो गया, फॉग हो गया, सनलाइट होगी, किसी नेचुरल चीज़ को आप किस क्वालिटी से कंपेयर करते हो या किसकी एबिलिटी से कंपेयर करते हो? सिर्फ किसी ह्यूमन की क्वालिटी से ही. जैसे अगर मैंने बोल दिया अरे किसी पोएम में सन्स फीट बरीड इन द स्काई, तो सन जो कि एक नेचुरल फिनोमिनन है, उसका मैंने क्या बता दिया? फीट यानी पैर, जो कि सिर्फ इंसानों के होते हैं. फीट ह्यूमन्स हैव. ओके, तो यस, पर्सोनिफिकेशन की ये चीज़ बिल्कुल सही बोली गई है, लेकिन पोएम में कहीं भी आपको पर्सोनिफिकेशन अप्लाई होते हुए नहीं दिखा है. दैट मीन्स ये वाला पॉइंट हम नहीं लेंगे. ठीक. नेक्स्ट, anaphora is a literary device when there is a repetition of words or phrases at the beginning of each line of the poem. अब बताया जा रहा है एनाफोरा के बारे में कि एनाफोरा वो लिटरेरी डिवाइस या कह सकते हो पोएटिक डिवाइस है जिसमें पोएम की बिगनिंग की जो लाइंस है, यानी शुरुआती जो लाइंस के जो बिगनिंग पोर्शन है, वो सेम वर्ड्स वहाँ पे रिपीट हो रहे हैं बार बार. बाहर लाइन के जो शुरुआती शब्द हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम वर्ड्स या फ्रेजेस रिपीट हो रहे हैं. दैट मीन्स उस पोएम में कौन सा पोएटिक डिवाइस लगा है या उस एक्सट्रैक्ट में कौन सा पोएटिक डिवाइस लगा है स्टैंजा में? एनाफोरा. अब ये हमारी तो 4 लाइन की पोएम है, इसमें आप कहीं भी देखोगे तो कहीं भी कुछ रेपिटेशन हो ही नहीं रहा. दैट मीन्स एनाफोरा भी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा. अब बात करते हैं इमेजरी की. इमेजरी इज अ लैंग्वेज यूज्ड बाय पोएट्स एंड राइटर्स टू क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स. अब इमेजरी
वो पोएटिक डिवाइस है, या आप कह सकते हो वो लैंग्वेज है जो कई पोएट्स और राइटर्स अपनी पोएम्स में लिखते हैं और यूज़ करते हैं, जिसमें जब रीडर यानी जो हम रीड कर रहे हैं उनकी पोएम, हम जब पोएम रीड करते हैं तो हमारे दिमाग में जो हम पढ़ रहे हैं वो हम इमेजिन करने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं। जैसे फॉग किस तरीके से धीरे से आता है, आसमान में छा जाता है और स्लोली बिना कुछ कहे मूव ऑन कर जाता है, इसको कंपेयर करा गया जब कैट से। तो हमने इमेजिन किया, अपने दिमाग में हमने कल्पना करी कि कैसे एक कैट चुपचाप आती है, इधर उधर पूरे घर में देखती है, अपने मर्जी से आती है, और आपको जब पता चले उससे पहले डिसअपेयर हो जाती है, मूव भी कर जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यस, क्लियरली इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, जो लैंग्वेज यूज़ हुई है, वो है इमेजरी। दैट मीन्स ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। फिर भी ऑप्शन 4 हम देखेंगे। ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर साइड बाय साइड। अब ऑक्सीमोरॉन भी वो फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि वो पोएटिक डिवाइस है जिसमें दो वर्ड्स साइड बाय साइड आते हैं, यानी दोनों वर्ड्स बिल्कुल साथ आते हैं और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, यानी दोनों के जो वो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स हैं। यानी मानो किसी लाइन में दो वर्ड साथ में आ गए, बिग एंड स्मॉल, तो बिग एंड स्मॉल दोनों साथ में आए और दोनों वर्ड्स आपस में ऑपोजिट्स हैं, यानी कि उस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है? ऑक्सीमोरॉन। लेकिन अगर आप अपनी पोएम को देखोगे तो कहीं पर भी किसी भी लाइन में दो वर्ड्स ऐसे ऑपोजिट साथ में आए नहीं हैं, दैट मीन ऑक्सीमोरॉन भी यूज़ नहीं हुआ है। तो क्लियरली ऑप्शन नंबर 3, ओनली ऑप्शन नंबर 3 यूज़ हुआ है हमारी पोएम में। तो ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शंस है ए 1 and 4, बी 2 and 3, सी ओनली 1 या डी ओनली 3। तो क्लियरली हमें पता है सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 इमेजरी यूज हुआ है पोएम में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, पिक द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स एन इमेज ऑफ द कैट ऑन इट्स हॉन्चेस। आपके सामने 4 इमेजेस गिवन है और चारों ही इमेजेस कैट की है, अलग अलग पोजीशन में बैठी हुई कैट्स हैं। आपको उस ऑप्शन को या उस कैट को चूज़ करना है जो अपने हॉन्चेस पे बैठी हुई है। अब क्लियरली मैंने आपको स्टैंजा अभी जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो हॉन्चेस का मीनिंग बताया था कि जब आप अपने पीछे के 2 लेग्स, यानी जो एनिमल अपने हिंड लेग्स होता है, पीछे के जो दोनों लेग्स होता है, उसको बेंड करके ऐसे बैठा हुआ रहता है, तो दैट इज़ वो एनिमल अपने हॉन्चेस पे बैठा है। तो अगर आप इमेज 1 देखेंगे तो उसमें कैट कुछ इस तरीके के डायरेक्शन पोजीशन में है, यानी कि वो बहुत ध्यान से और अपने चूहे को या अपने प्रे, अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश कर रही है। वो अपने हॉन्चेस पे यानी अपने नीज को बेंड करके नहीं बैठी, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 अगर देखें तो ये कैट इसमें चुपचाप बैठी हुई है, इसके आगे के पैर तो ऐसे हैं, लेकिन अगर पीछे के जो पैर है उसने फोल्ड करे और उसी के ऊपर वो बैठी है, तो क्लियरली दिख रहा है कि कैट इज सिटिंग ऑन हॉन्चेस। ऑप्शन नंबर 3 में कैट डर गई है। अगर आप इसके ऊपर के जो हेयर हैं, कैट के जो हेयर है, जब कैट डर जाती है तो वो एकदम ऐसे हो जाती है और अपने आगे और पीछे दोनों पैर जो चारों पैर होते हैं वो खड़े कर देती है, उसके बाल एकदम ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ कैट किसी चीज़ से डर गई है, ये अपने हॉन्चेस पर नहीं है, यानी अपने घुटनों पे फोल्ड करके नहीं बैठी। देन यहाँ पर कैट और नॉर्मली आराम से शायद दिन के समय बैठी हुई है, अपनी टेल देख रही है, अपने आप को इचिंग कर रही है, आराम से अपने आगे के पैर पसार के और पीछे के पैर पे लेटी हुई है। तो यहाँ पे कैट अपने घुटने फोल्ड करके नहीं बैठी हुई, आराम से रिलैक्स मोड पर है। तो क्लियरली ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। क्लियरली ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, what has the poet used as an extended metaphor in the poem? अब मेटाफर क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन की बात करें। अगेन मेटाफर एक तरीके का पोएटिक डिवाइस होता है, इसमें हम 2 अनयूजुअल चीज़ों को आपस में जब कंपेयर करते हैं उससे हम मेटाफर करते हैं। यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जब कंपेयर किया जाता है और ये दोनों ही चीज़ों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एक कोई और ही बात हो रही है, एक चीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो 2 कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, जब उनको साथ में कंपेयर किया जाता है उसे हम कहते हैं मेटाफर। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पोएम की ही बात करें तो इस पोएम में मेटाफर यूज़ हुआ है, ये हम सबको पता है। यानी 2 अनरिलेटेड चीज़ों का कंपैरिजन हुआ है, एक फॉग का और दूसरी कैट। फॉग जो कि एक नेचुरल फिनोमिनन जिसको कोहरा धुंध कहते हैं, उसका कंपैरिजन किससे किया गया है? एक एनिमल कैट से। फॉग और कैट का दोनों का आपस में कोई रिलेशन, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन 2 अनरिलेटेड चीज़ों का जब आप मिला के कंपेरिजन करते हो तो वहाँ पे मेटाफर नाम का पोएटिक डिवाइस यूज़ होता है, जो कि हमारी इस पोएम में यूज़ हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में कि द पोएट हैड यूज्ड एन एक्सटेंडेड मेटाफर इन द पोएम। तो
पोएट ने कौन सा एक्सटेंडेड मेटाफर यूज़ किया है पोएम में, यानी पोएट ने मेटाफर तो यूज़ किया ही किया है, लेकिन किस चीज़ को एक्सटेंड किया है, यानी किस चीज़ का कंपैरिजन हुआ गया है यहाँ पे। यानी फॉग तो ठीक है, बात हो ही रही है पोएम की, पोएम का नाम भी फॉग है, तो एक्सटेंडेड मेटाफर यानी फॉग को किससे कंपेयर किया गया है, तो क्लियरली जो हमारी एक्सटेंडेड मेटाफर है वो कैट है। तो पोएट हैज़ यूज्ड कैट एज एन एक्सटेंडेड मेटाफर इन द पोएम। फॉग, कैट को फॉग से कंपेयर नहीं किया गया कि कैट ऐसा करती है उसी तरीके से फॉग होता है, नहीं, फॉग को कैट से कंपेयर किया गया है, यानी फॉग ऐसा करती है एग्जैक्टली वैसे ही जैसा कैट करती है। तो कैट इज बीइंग कंपेयर्ड, तो कैट ही एक्सटेंडेड मेटाफर होगा आपकी पोएम का। ठीक, सो चिल्ड्रन, यहाँ पर हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ओवर होते हैं। पोएम में एक ही एक्सट्रैक्ट था तो हमने उसी को ही डिस्कस किया। एंड नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द पोएट कंपेयर फॉग टू अ कैट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम पूरी बात कर रहे हैं पोएम में कि कैसे पोएट ने फॉग को एक कैट से कंपेयर किया। अब हमें बताना है कि वो कंपैरिजन कैसे हुआ है। द पोएट कंपेयर्स द फॉग टू अ कैट बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन देयर movements. The silent steps of a cat and the way it sits by folding its knees are both very similar to the way fog comes and surrounds the city and harbor and looks over it. तो जो पोएट है उन्होंने फॉग को कैट से इसीलिए कंपेयर किया क्योंकि दोनों में एक सिमिलैरिटी है, और सिमिलैरिटी है उनके मूवमेंट्स में, यानी किस तरीके से फॉग स्लोली मूव करके आता है और आसमान में छा जाता है और चुपचाप मूव ऑन कर जाता है, यानी आगे बढ़ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। वैसे ही जैसे एक कैट आती है, चुपचाप घर में आती है, इधर उधर देखती है, घूमती है पूरे घर में हर जगह, और फिर जब तक हमें पता चलता है उतनी देर में मूव आउट भी कर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। यस, तो जो कैट होती है वो चुपचाप साइलेंट स्टेप्स, यानी चुपचाप साइलेंटली एक एक अपने स्टेप्स कदम लेके आती है घर में। एंड द वे इट लुक्स और एंड द वे इट सिट्स बाय फोल्डिंग इट्स नीज, और किस तरीके से कैट जो है अपने नीज, अपने घुटनों को फोल्ड करके इस तरीके से अपने हॉन्चेस पर बैठती है, वो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है उस तरीके से जैसे फॉग आता है पूरा सराउंड कर देता है शहर को, यानी पूरे शहर के ऊपर, और हार्बर यानी वो जगह पानी के पास जहाँ पर शिप्स लोड एंड अनलोड होती हैं, पूरा उसके ऊपर छा जाता है। एंड लुक्स ओवर इट, जैसे कैट पूरे घर में देखती है हर जगह, वैसे आसमान में पूरा छाकर ऊपर से नीचे फॉग पूरे शहर को देखता है। तो इनके मूवमेंट्स में सिमिलैरिटी है, इसीलिए इन दोनों को आपस में इस तरीके से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट, इज द फॉग पोर्ट्रेड एज अ रेजिडेंट ऑफ द सिटी और एज एन आउटसाइडर? Support your answer with 2 such references from the poem Fog. पूछा जा रहा है ये जो फॉग है, ये जो कोहरा धुंध जिसको हम कहते हैं, इसको क्या ऐसे पोर्ट्रे किया गया है पोएट ने, क्या ऐसे दर्शाया गया है कि ये पूरी सिटी, पूरे शहर का रेजिडेंट है, यानी फॉग जो कह रहा है जो रहता ही सिटी में, यानी शहर का रहवासी है, या फिर ऐसा दिखाया गया है कि फॉग तो कोई आउटसाइडर है, यानी बाहर से आई हुई कोई चीज़ है। आपको बताना है कि आउटसाइडर है कि सिटी का रेजिडेंट है, और अपने आंसर को 2 रेफरेंसेस यानी 2 पोएम के रेफरेंसेस देके एक्सप्लेन करना है पोएम फॉग से ही। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि पोएट ने बताया कि फॉग एक आउटसाइडर है, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो शहर का रेजिडेंट है, यानी जो शहर में ही रहता है। वो तो आता है चुपचाप, थोड़ी देर फैल जाता है आसमान में, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता और चुपचाप वहाँ से मूव आउट कर जाता है। तो ये आउटसाइडर ही हुआ कि जो बाहर से आया, थोड़ी देर रुका और चले गया। जो रेजिडेंट होता है, किसी शहर का रहने वाला पर्सन होता है या कोई नेचुरल फिनोमिनन, वो ऑल टाइम वहीं पर उसी शहर में रहता है। ओके, लेकिन फॉग तो नहीं रहता। द फॉग इज पोर्ट्रेड एज एन आउटसाइडर हु इज लुकिंग ओवर द सिटी। इट कम्स साइलेंटली एंड मिस्टीरियसली एंड लीव्स विदाउट डूइंग एनीथिंग अदर देन ऑब्जर्विंग। तो जो फॉग है उसको कैसे पोर्ट्रे, कैसे दर्शाया गया है, एक आउटसाइडर यानी एक बाहरी इंसान के व्यक्ति से जो सिटी को ऊपर से देख रहा है, पूरे शहर को। वो साइलेंटली यानी चुपचाप आता है और मिस्टीरियसली यानी बहुत रहस्यमयी तरीके से पूरे आसमान में फैल जाता है, और वो किसी को कुछ नहीं कर रहा, विदाउट डूइंग एनीथिंग, किसी को कुछ नहीं कर रहा, ना तो किसी को कोई तकलीफ दे रहा है, ना परेशानी दे रहा है, अदर देन ऑब्जर्विंग। वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, ना पूरे आसमान में फैल जा रहा है और ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है, और पूरे शहर को और हार्बर को सिर्फ देख रहा है। तो फॉग इज एन आउटसाइडर जो कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, बिल्कुल भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है। Next, why does the poet use the phrase silent haunches? Substantiate your answer with reference to the poem Fog. पोएट ने एक फ्रेज यूज किया है साइलेंट हॉन्चेस।
आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करना है कि साइलेंट हॉन्चेस क्या होते हैं, किस चीज़ को दिमाग में रख के, ये जो पोएम फॉग हमने पढ़ी है इसको दिमाग में रखते हुए उससे रिलेट करते हुए बताना है कि साइलेंट हॉन्चेस क्या होते हैं। हॉन्चेस मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जब कोई एनिमल अपने पीछे के जो 2 लेग्स होते हैं जिन्हें हम हिंड लेग्स कहते हैं, उन्हें नीज को बेंड करके, घुटनों को बेंड करके जब इस तरीके से अपने हॉन्चेस पे इस पर बैठते हैं, दैट इज हॉन्चेस। ओके, लेट्स चेक द आंसर। By using the phrase silent haunches, the poet reminds us of the cat-like quality of the fog. Just like a cat which silently comes and sits on her hind legs, the fog comes and rests for a while without any noise and leaves as silently. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोएट ने जो ये फ्रेज यूज़ किया है साइलेंट हॉन्चेस, ये हमको किसके बारे में याद दिलाता है, किसके बारे में रिमाइंड कराता है? कैट लाइक क्वालिटी के बारे में, कि कैट में भी एक ऐसी ही क्वालिटी है जो सेम फॉग में भी है। जैसे कैट साइलेंटली चुपचाप आती है और अपने हिंड लेग्स पर बैठ जाती है, हिंड लेग्स यानी 2 बैक लेग्स ऑफ एन एनिमल, उस पर बैठ जाती है अपने घुटने मोड़ के इस तरीके से, उसी तरीके से भी जो फॉग होता है, जो धुंध या जो कोहरा होता है, वो धीरे से साइलेंटली चुपचाप शहर के ऊपर आता है, रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर पूरा फैल जाता है, पूरा ऑब्जर्व करता है शहर को, आराम करता है, एंड विदाउट एनी नॉइज, बिना किसी आवाज़ के, कन्फ्यूजन के, लीव्स एज साइलेंटली, और चुपचाप हमें धीरे से साइलेंटली छोड़कर चला जाता है। सिर्फ ऑब्जर्व करता है, कुछ परेशान नहीं करता। तो इस तरीके से साइलेंट हॉन्चेस का कंपैरिजन हुआ है किससे? कैट से। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं, एंड नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस पोएम। क्वेश्चन नंबर 1, difficulties come but they do not stay forever, they come and go. Comment on the statement by referring to the poem Fog. अब यहाँ पे एक बात कही जा रही है, एक स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि डिफ़िकल्टीज़, जो परेशानियाँ हैं वो तो आएंगी और आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन दे डू नॉट स्टे फॉर एवर। ऐसा नहीं कि परेशानियाँ हमेशा आपकी लाइफ में रहेंगी, डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, दे आर दी पार्ट ऑफ लाइफ, आप रोक नहीं सकते उन्हें, लेकिन ये बात भी सच है कि वो हमेशा नहीं रहेंगी। अगर दुख की घड़ी आई है तो अच्छी घड़ी भी आएगी। दे कम एंड गो, परेशानी आएंगी और चली जाएंगी। आपको इस स्टेटमेंट पर कमेंट करना है, यानी अपना आंसर लिखना है रेफरिंग टू द पोएम फॉग। जब आपने फॉग पोएम पढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए, इस स्टेटमेंट को उससे ज्वाइन करते हुए, उससे रिलेट करते हुए आपको आंसर देना है। लेट्स चेक द आंसर। In the poem Fog, the poet presents the natural phenomenon of fog as a temporary visitor. It comes like a cat, looks or spreads over the harbour and city and soon leaves the place. तो ये जो पोएम फॉग है उसमें जो हमारे पोएट हैं कार्ल सैनबर्ग, उन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, क्या दर्शाया है हमें पोएम में, कि ये जो फॉग है उसका नेचुरल फिनोमिनन एक टेम्परेरी विजिटर की तरह है। टेम्परेरी चीज़ जो कभी हमेशा परमानेंट नहीं रहती, थोड़ी देर के लिए आई चली गई। तो बताया गया कि जो फॉग है उसका नेचुरल फिनोमिनन, यानी जो उसका बेसिक नेचर है कि वो टेम्परेरी है। फॉग यानी धुंध आपको हमेशा 24 घंटे 7 दिन नहीं दिखेगी, एक पर्टिकुलर सीजन में थोड़ी देर के लिए वो आता है, कुछ देर के लिए और फिर चला जाता है। यस, वो एक कैट की तरह आता है, क्योंकि फॉग को कैट से कंपेयर करा गया इस पोएम में, कि जो फॉग है वो कैट की तरह आता है, उसी की तरह देखता है, यानी जिस तरीके से कैट हर जगह घर में देखती है, फॉग भी उस तरीके से देखता है, यानी पूरे आसमान में स्प्रेड कर जाता है, यानी फैल जाता है शहर के ऊपर और हार्बर के ऊपर। हार्बर यानी वो जगह जो सी यानी पानी के पास की जगह जहाँ पे शिप्स लोड होती हैं, अनलोड होती हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से वो पूरे आसमान में, आकाश में छा जाता है, पूरे शहर को ऊपर से देखता है, हार्बर को देखता है, एंड सून लीव्स द प्लेस, यानी बिना किसी को परेशान करे, तकलीफ दिए, वो जगह को छोड़ के साइलेंटली वहाँ से फॉग भी चला जाता है, जैसे कैट चली जाती है। इन अदर वर्ड्स, इट लीव्स एज क्वाइटली एज इट कम्स। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो जितनी साइलेंटली और क्वाइटली फॉग आता है उतनी साइलेंटली वो चला भी जाता है। It does not stay at a place and trouble anyone permanently. Fog थोड़ी देर के लिए आता है तो यस, फ्लाइट्स को, एरोप्लेन्स को प्रॉब्लम होती है कि दिख नहीं रहा, फॉग है, धुंध है। कभी कभी हम लोग रोड पे भी गाड़ी अगर चलाते हैं तो फॉग नीचे तक आ जाता है तो हमें कुछ नहीं दिखता, हेडलाइट्स हमें ऑन करनी पड़ती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कभी कभी फॉग ज़्यादा फैलने की वजह से। लेकिन यहाँ ये बताया जाए कि वो एक जगह पर कोई बहुत लंबे समय तक रुक के किसी को बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं करता है, कोई परमानेंटली किसी को ट्रबल या परेशान नहीं करता है, अपना आता है साइलेंटली चुपचाप चले जाता है, कभी कभी परेशान नहीं भी करता है।
डिफ़िकल्टीज़ आर ऑल्सो सिमिलर टू फॉग। अगर हम डिफ़िकल्टीज़ यानी हमारी लाइफ में जो परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी फॉग की तरह ही हैं। जस्ट लाइक फॉग, डिफ़िकल्टीज़ आर टेम्पररी। फॉग जिस तरीके से टेम्परेरी है यानी कुछ वक्त के लिए आसमान में रहती हैं, उसी तरीके से जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी टेम्परेरी हैं, यानी जीवन में परेशानियाँ हमेशा नहीं रहने वाली। दे कम इन लाइफ बट डू नॉट स्टे फॉर एवर। वो लाइफ में आएंगी तो सही, यानी प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो आएंगी सही। अगर खुशी है तो गम है, यानी अगर अच्छे दिन हैं तो बुरे दिन, डिफ़िकल्ट डेज भी रहेंगे आपकी लाइफ में, बट डू नॉट स्टे फॉर एवर। ऐसा नहीं है कि हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगी। एक दिन आएगा जब प्रॉब्लम्स जाएंगी और अच्छे दिन भी आएंगे। दे ऑल्सो कम एंड गो लाइक फॉग। तो डिफ़िकल्टीज भी फॉग की तरह आएंगी और फिर चली जाएंगी। डिफ़िकल्टीज लीव पीपल होपलेस एंड शैटर्ड। ऑफन पीपल गिव अप एंड लूज ऑल देयर कॉन्फिडेंस इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। तो बताया जा रहा है कि जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, जब आती हैं तो लोग कैसे हो जाते हैं? होपलेस हो जाते हैं। यानी एक पॉइंट ऐसा आता है लोगों में उम्मीद ख़त्म हो जाती है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, अब सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया, और लोग शैटर्ड हो जाते हैं, यानी मानो जैसे बिखर के रह जाते हैं। यस, इतने प्रॉब्लम्स में इंसान अपनी हिम्मत को खो देता है। कई बार लोग गिव अप कर देते हैं, यानी हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, एंड लूज ऑल देयर कॉन्फिडेंस, और अपना सारा कॉन्फिडेंस, अपनी जो उनको होल्ड करके रखता है उसको सबको छोड़ देते हैं इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, यानी पूरे हार के रह जाते हैं, यानी हार जाते हैं अपनी सिचुएशन से। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू फेस प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम। और हमें बहुत सारा करेज यानी हिम्मत की ज़रूरत होती है इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, यानी इन प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए और उनको सॉल्व करने के लिए। In such a scenario, one must remember the temporary nature of difficulties। और जब इस तरीके का कोई सिनेरियो या सिचुएशन आपकी लाइफ में आए तो हमें हमेशा क्या याद रखना चाहिए कि जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो परेशानियां हैं, उनका नेचर कैसा है? टेम्परेरी है। यानी जिस तरीके से फॉग आता है, कुछ टाइम रुकता है और चला जाता है, कभी जीवन भर आपकी लाइफ में फॉग नहीं रहता, उसी तरीके से जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनका भी नेचर टेम्परेरी होता है। यानी डिफ़िकल्टीज़ कुछ समय, कुछ टाइम के लिए होती हैं, मानो कभी कभी तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए होती है, और उसके बाद अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, चली जाती है। आपका काम सिर्फ इतना है कि उस सिचुएशन में जब वो बुरा वक्त चल रहा है, आपको अपना करेज, अपनी हिम्मत, अपना होप नहीं हारना है। आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखा के खड़े रहना है, फेस करना है अपनी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि ये चीज़ आपको बार बार खुद को याद दिलानी पड़ेगी कि ये हमेशा सिचुएशन नहीं रहने वाली। हमेशा अगर आप रो रहे हो तो हमेशा रोते ही नहीं रहोगे। आखिर दिन आएगा, आखिर समय आएगा कि चीज़ें ठीक होंगी, आप वापस नॉर्मली अपनी लाइफ में रहोगे। One need not be hopeless or lose courage, but rather think of it as fog which will disappear soon। वही चीज़ कि एक इंसान को होपलेस नहीं होना चाहिए, यानी उम्मीद नहीं खोना चाहिए, लूज करेज यानी कि अपनी हिम्मत भी नहीं खोनी चाहिए। सिर्फ उस वक्त ये सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स तो फॉग की तरह है, जैसे धुंध पूरे आसमान में फैल जाती है, प्रॉब्लम भी थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगता है फैल गई है, जीवन में तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन आपको सिर्फ उस टाइम हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि जैसे फॉग कुछ टाइम में डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है, जैसे प्रॉब्लम्स भी अपने आप यूँ करके डिसअपेयर हो जाएंगी और लाइफ में हैप्पीनेस फिर से आ जाएगी। लेकिन हैप्पीनेस आई है तो फिर प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो ऐसा नहीं कि एक बार तकलीफ आई चली गई फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। डिफ़िकल्टीज एंड हैप्पीनेस विल कम एंड विल गो। आपको सिर्फ इसके साथ रहना और जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। इट इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ, बोथ हैप्पीनेस एंड डिफ़िकल्टीज़। मूवी का नाम हमने सुना ही है, कभी खुशी कभी गम। तो ऐसा हमेशा होगा कि कभी खुशी होगी कभी गम होगा। ऐसा नहीं होगी कि ओनली गम 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 या ओनली खुशी खुशी खुशी। ऑलवेज होगा, जब तक आपकी लाइफ है तब तक खुशी तब तक गम, बोथ साइमल्टेनियसली चलते हैं। ओके, लेट्स चेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, nature has many wonders that people take for granted and never pay attention towards it. How is the poem Fog different from this perspective? यहाँ पे एक सेंटेंस, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया कि जो नेचर है, हमारी जो कुदरत है, जो भगवान ने बनाई है, उसमें बहुत सारे वंडर्स हैं, यानी बहुत सारी वंडरफुल चीज़ें हैं जिसको देख के आप आश्चर्यचकित हो जाओ, वंडर करने लगो कि वाह कितनी अच्छी चीज़ें हैं हमारे नेचर में। लेकिन दुख की बात यह है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो इन वंडर्स को, इन वंडरफुल चीज़ों को ग्रांटेड लेते हैं। यानी क्या करते हैं, अरे हाँ ठीक है ना, नॉर्मली तो पहाड़ ही तो है, हाँ ठीक है, इतना ही, कोई ध्यान तक नहीं देते। एंड नेवर पे अटेंशन टुवर्ड्स इट, यानी इन वंडर्स को, इन वंडरफुल चीज़ों को जो नेचर की है उस पर ध्यान नहीं देते, उसको ग्रांटेड ले लेते कि अरे हाँ ठीक है ना, नॉर्मल पहाड़ी तो है।
अरे हाँ ठीक है, नॉर्मल नदी तो है, लेकिन उसकी डेप्थ में उसकी ब्यूटी को नहीं देखने की कोशिश करते कि कितनी वंडरफुल चीज़ें हैं हमारे नेचर में। यस। और ये जो हमारी पोअम है, आपको बताना है, जो हमने पोअम फॉग पढ़ी है, वो कैसे इस स्टेटमेंट से डिफरेंट है, अलग है इस पर्सपेक्टिव से। यानी ये जो बात है उससे हमारी पोअम फॉग क्या डिफरेंट बात बोल रही है, वो हमें बताना है। ओके, लेट्स चेक द आंसर। नेचर हैज़ मैनी वंडर्स एंड ब्यूटीज. It is full of mysteries, mysterious and fascinating sceneries and phenomenon. However, man has taken it for granted. They never pay any attention to it. तो बताया जा रहा है कि जो नेचर है, जो हमारे भगवान की बनाई हुई कुदरत है, जो सुंदरता है, उसमें बहुत सारे वंडर्स हैं और ब्यूटीज़ हैं। यानी बहुत सारी वंडरफुल चीज़ें, प्यारी चीज़ें और बहुत सुंदर चीज़ें जो शायद कभी और हम कहीं नहीं देख पाएंगे। हमारी जो नेचर है वो मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग सीनरीज और फिनोमिनन से भरी हुई है। यानी जो हमारा नेचर है वो कुछ रहस्यमय चीज़ों से भी भरी हुई है। यानी कभी कोई आप केव, कोई गुफा देखो, वो लोग यार अंदर क्या है, जाते ही जा रहे हैं, गुफा ख़त्म नहीं हो रही और गुफा के अंदर कोई बहुत सुंदर से स्टोन्स बने हुए हैं, कुछ भी, यस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत मिस्टीरियस, कई रहस्यमय चीज़ें हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, और रहस्यमय होने के साथ बहुत फैसिनेटिंग सीनरीज भी आप देख सकते हो। जिस फैसिनेटिंग यानी जिसको आप देख के बहुत अट्रैक्ट हो जाओ, बहुत सुंदर चीज़ें जो हमारे नेचर में हैं। और कई ऐसे फिनोमिनन यानी कई ऐसे प्रोसेस भी हैं कि आप देखते हो कि वाह कितना ब्यूटीफुली एक बटरफ्लाई ने अपने एग्स दिए, फिर वो लावा में कन्वर्ट हुई, फिर कुछ दिन बाद वो ककून में रही, एंड देन इट कम्स आउट विद अ ब्यूटीफुल कलरफुल अडल्ट बटरफ्लाई। यस, तो कभी कभी आप ये फिनोमिनन, ये नेचुरल प्रोसेसेस आप देखते हो तो आप वंडर में रह जाते हो कि अरे भगवान की क्या कुदरत है। यस, इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। लेकिन कई बार ये जो मैन है, यानी हम जो इंसान हैं, हमने इन सब खूबसूरत वंडरफुल नेचर की चीज़ों को ग्रांटेड ले लिया है। यानी हमने ध्यान नहीं दिया, इनकी ब्यूटी को इंपॉर्टेंस नहीं दी कि अरे हाँ ठीक है ना, अरे बटरफ्लाई तो हो रही है, अरे ठीक है माउंटेन ही तो है, क्या है। हम लोग इन ब्यूटीफुल चीज़ों पे अटेंशन यानी ध्यान नहीं देते। द पोएट इन द पोएम फॉग, कार्ल सैनबर्ग, डिफर्स इन दिस पर्सपेक्टिव। अब जो हमने पोएम पढ़ी है फॉग, जिसके पोएट कार्ल सैनबर्ग हैं, वो इस पर्सपेक्टिव से डिफ़र करते हैं। यानी जैसे इंसानों ने, हम लोगों ने इस चीज़ को ग्रांटेड ले लिया है, हमारी नेचर के वंडर्स एंड ब्यूटीज़ को, कार्ल सैनबर्ग जो कि इस पोएम के पोएट हैं, वो हमसे थोड़े हटके हैं। उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंटली लिया। उन क्वेश्चन में पूछा गया ना कैसे पोएम डिफरेंट है, तो पोएम इसलिए डिफरेंट है क्योंकि पोएम के जो पोएट हैं उन्होंने इस पर्सपेक्टिव को डिफरेंटली लिया है। वो कभी भी ग्रांटेड या हल्के में नहीं लेते हमारी नेचर को या उसकी ब्यूटीज़ को। ही इज़ अ पोएट हु इज़ अमेज्ड एट द वंडर्स एंड द ब्यूटीफुल नेचर। वो एक ऐसे पोएट, एक ऐसे कवि हैं जो बहुत अमेज यानी बहुत सरप्राइज, बहुत खुश हो जाते हैं जब भी वो ब्यूटीफुल नेचर को, सुंदर कुदरत को देखते हैं, या अगर उसके किसी वंडरफुल चीज़ों को, वंडर्स को देखते हैं। ही टेक्स अटमोस्ट प्लेजर इन नेचर एंड इट्स फिनोमिनन। वो बहुत प्लेजर यानी खुशी महसूस करते हैं जब वो कोई नेचर की चीज़ को देखते हैं या नेचर के किसी फिनोमिनन, किसी प्रोसेस को देखते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। वो ग्रांटेड नहीं लेते इस नेचर को, इस नेचर की ब्यूटी को। वन सच नेचुरल फिनोमिनन दैट कैप्चर्स हिज अटेंशन इज फॉग। और उसी में से एक जो नेचुरल फिनोमिनन है हमारे नेचर का, जो उनका अटेंशन, उनका ध्यान आकर्षित करता है, जो उनका अटेंशन कैप्चर करता है, वो है फॉग यानी धुंध। अब आसमान में फॉग छा जाती, कोई देखता भी नहीं है, लेकिन पोएट का ध्यान गया इस फॉग पे, उसकी ब्यूटी पर गया। He is so amazed by fog that he not only wrote about it but also thought of its resemblance with the other things. पोएट इस फॉग को देख के इतना अमेज, इतना सरप्राइज, इतना वंडरफुल फील कर रहे हैं कि ना ही उन्होंने इस फॉग के बारे में लिखा, पोएम फॉग लिखी, बल्कि उन्होंने दूसरी चीज़ों के से इसका रिजेम्बलेंस भी इमेजिन किया। यानी किस तरीके से फॉग दूसरी चीज़ों से रिजेंबल करती है, यानी सिमिलर है दिखने में। जो सिमिलैरिटी है फॉग की, तो उन्होंने कैट से कंपेयर किया उसको। कहाँ तक उन्होंने सोचा, अपनी इमेजिनेशन लेकर गई होगी। ऑन क्लोज अटेंशन ही फाउंड दैट फॉग इज सिमिलर टू अ कैट। बहुत क्लोज अटेंशन, मैंने बहुत करीब से, ध्यान से जब उन्होंने फॉग को देखा, उसके प्रोसेस को समझा, तब उन्होंने सोचा, उनको समझ में आया कि इसकी जो फॉग है वो किससे सिमिलर है, किससे सेम दिखती है, एक कैट से। उनको एक कैट का रिजेम्बलेंस समझ में आया। ही इवन डिस्क्राइब्स दिस रिजेम्बलेंस द वे अ कैट मूव्स एंड सिट्स इन हिज पोएम फॉग। और उन्होंने ये जो रिजेम्बलेंस है कि किस तरीके से कैट रिजेंबल करती है
फॉग से। वो उन्होंने अपनी पोम में बताया भी है कि कैसे कैट मूव करती है साइलेंटली, किस तरीके से अपने हॉन्चेस पे बैठती है और देखती है। उसी तरीके से फॉग भी साइलेंटली आता है, पूरे आसमान में छा जाता है और साइलेंटली चला जाता है बिना किसी को डिस्टर्ब करे। The fact that such a resemblance, which was found by the poet, shows how connected he is to a nature and others have taken for granted. ये जो resemblance है, यानी ये जो similarity poet ने बताई है fog और cat के बीच में, ये poet ने ढूंढ निकाला और इससे ये पता चलता है कि poet कितने ज़्यादा connected है nature से। यानी कौन फॉग को कैट से कंपेयर कर सकता है? तो सोचो पोइट ने कितने क्लोजली उसको एडमायर किया होगा, देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तब उन्होंने उसकी रिजेम्बलेंस यानी सिमिलैरिटी बताई होगी कि एक फॉग जो है वो कैट से कंपेयर करता है। उन्होंने दूसरों की तरह इस नेचर को ग्रांटेड नहीं लिया, हल्के में नहीं लिया अपने नेचर को। The poem then acts as a motivation for people who do not pay any attention to nature and to find interesting similarities in everyday life. और ये जो पोम है वो लोगों के लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करती है जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और ग्रांटेड लेते हैं नेचर को। और अब से वो लोग क्या करेंगे, ये पोम पढ़ेंगे, जैसे हमने ये पोम पढ़ी तो हम क्या करेंगे, हम भी ग्रांटेड नहीं लेंगे नेचर को, हम भी ध्यान दिया करेंगे नेचर को, नेचर से कनेक्ट होने की, क्लोजली कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे पोएट की तरह। और हम भी एवरीडे लाइफ में जो नेचुरल चीज़ें देख रहे हैं उसकी सिमिलैरिटीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे, यानी रिजेम्बलेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ओके अभी हमको कोई हवा फील हो रही है, बहुत फ्रेश एयर मानो फील हो रही है बालकनी में खड़ो के, तो हमारे लिए तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन इसको मैं किससे कंपेयर कर जाऊँ, इस हवा को किससे इमेजिन कर लूँ, ये तब कर पाऊँगी जब क्लोजली कनेक्ट करूँगी खुद को नेचर से। तो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं पोएट के इस कनेक्शन को देख के जो कि उनका नेचर के साथ है। ओके, सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से इस पोम के MIQs समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पे जाइए which is magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, e-नोट्स, e-बुक्स ईजिली मिल जाएंगे, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।